सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये जो महसूलात में एक हम गैप देख रहे हैं, एक शॉर्टफॉल देख रहे हैं, आपके ख्याल में ये मामूल की बात है, इसको समझा जाना चाहिए, या हमने टारगेट बहुत ज़्यादा एम्बिशियस जो है वो सेट कर लिया था? बुनियादी सवाल यही है कि हमारी ये जो टैक्स कलेक्शन थी वो इस गुजरे साल में आपके ख्याल में कैसी रही है? रहमान भाई, आपने बहुत अच्छी जगह से जो बजट का अहाता है अगले साल का वो शुरू किया है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट जो हदफ तय होता है आईएमएफ के एंगेजमेंट से भी, वो होता है कि पाकिस्तान इस साल कितना टैक्स कलेक्ट करेगा, मेनली इन टर्म्स ऑफ एफपीआर, बिकॉज सबसे बड़ी कमाई एफपीआर से आती है, और उसको हम स्ट्रेच करके अगले साल कितना ले जा सकते हैं। तो क्या हुजम है हमारे पास ओवरऑल टैक्स ब्रैकेट में, और फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू उसमें ऐड होता है और ओवरऑल बास्केट बनती है। सो ये बहुत आसान है समझना। नॉन टैक्स में समझा वो आता है स्टेट बैंक प्रॉफिट्स और दीगर चीजों से। इस साल हम शुरू हुए थे 12,900 अरब के तखमीने से। फिर ये देखा गया कि इकोनॉमी चूंकि स्लो हुई है, यानी कि ग्रोथ उतनी नहीं हुई, इन्फ्लेशन उतनी नहीं हुई, इंपोर्ट टूट गई, तो उसको 12,300 कर दिया गया। अगर हम 12,900 अरब से चलें तो अभी तक वहां से तकरीबन 1,000 अरब का शॉर्टफॉल जो है हो चुका है। यानी कि हम इस वक्त जो पहुंच गए हैं, आप इस वक्त ओवरऑल जायजा लें तो हम कहीं खड़े हैं कि हम शायद ओवरऑल कलेक्शन जो है वो 11,800 अरब के करीब करेंगे, जो कि रिवाइज्ड आईएमएफ के साथ 12,000। तो ऑलरेडी देयर इज अ गैप। बट इवन जो इस वक्त टैक्स कलेक्शन हुई है, आप एफपीआर को वो बुरा नहीं कह सकते। 28% पहले 11 माह में है कंपेयर टू लास्ट ईयर। टारगेट ही बहुत अनरियलिस्टिक रखा गया था और बहुत उम्मीद की गई थी कि शायद इकोनॉमी पिकअप कर जाए, या जैसे कीमतें ज्यादा बढ़े, इन्फ्लेशन कम हुई, तो ओवरऑल एफपीआर हैज परफॉर्म्ड ऑल राइट, बट ओवर एम्बिशियस टारगेट। और फिर ये हुआ, ये भी याद रखिए कि जो एनफोर्समेंट है वो हमेशा की तरह कमजोर रही। वो क्या थी? 50 अरब लाना था आपके दोस्तों से, तो रिटेलर्स और होलसेलर्स हैं, एक स्कीम बनाई गई ताजिर दोस्त, 35 लाख रुपए आया। इसी तरह एग्रीकल्चर इनकम टैक्स प्रोविंसेस का परव्यू है, पर हमने कहा कि हम इजरा कर देंगे 1 जनवरी से, नहीं किया। सो अब आपने पैसे वहां से, फिर हमने कहा जी बहुत से जो केसेस है ना वो फंसे हुए हैं इस वक्त जुडिशरी में, हर जगह पे, वहां से हम 200 अरब उठा लाएंगे। नंबर बहुत जायद थे, वो भी कामयाबी नहीं हो सकी। ये है एक ओवरऑल फ्रेमवर्क जिस पे खड़े हैं। राइट। लेकिन डॉक्टर खाकान नजीब, हम पिछली दफा भी, पिछले हफ्ते एक्चुअली जब आपसे बात हुई थी, तो हमने आईएमएफ की कंडीशंस और आईएमएफ की तरफ से मुमकिना तौर पर किन सवालात का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान के पॉलिसी साजों को, उस पर बात की थी। डेवलपमेंट हुई क्रिप्टो के हवाले से, डिजिटल मीशत के हवाले से, और अब मीडिया में ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि वहां पर भी जो है वो आईएमएफ की तरफ से बिटकॉइन माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शोबे को ये जो रिलीफ और बिजली फराहम करने का फैसला है, इस पर जो है वो सामना करना पड़ सकता है सवालात का। आपके ख्याल में मुमकिना तौर पर जो है वो आईएमएफ के ये खदशात होंगे? रहमान साहब, पहली बात यह है कि अभी तक स्टेट बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक जो था वो वेरी था कि ये एक अनरेगुलेटेड बिजनेस है, ये ट्रिकी बिजनेस है, तो इसमें ना जाया जाए। दो आई थिंक कि हम पीछे हैं कर्व में। हमें पहले तो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है कि क्रिप्टो का वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होगा, जिसमें ये सारा जो डिजिटल एसेट्स का काम है, क्रिप्टो करेंसीज का काम है, ये कैसे किया जाएगा, इस पे हम डिटेल हमें फ्रेमवर्क बना। पहले तो वो काम कीजिए, फिर आप आगे जाकर देखेंगे कि क्रिप्टो माइनिंग आप पाकिस्तान में करना चाहते हैं, उसका मतलब आसान लफ्जों में है बड़े बड़े कंप्यूटर लगेंगे और वो क्रिप्टो माइनिंग करेंगे। उसके लिए हम कह रहे हैं 2000 मेगावाट बिजली देंगे। फिर आप ये तय कीजिए ना कि फिर क्रिप्टो माइनिंग करनी है, बिटकॉइन करेंसीज को अलाउ करना है पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए, करना क्या है? पहले तो अभी फ्रेमवर्क आना है। 2000 मेगावाट बिजली कह देना आसान है, हुकूमत कैसे मुख्तस कर सकती है पहले ये भी सोचना पड़ेगा ना। मतलब बिजली है, एक सिस्टम में है, और आप ये कहें कि 5 सेंट की देनी है, पर पाकिस्तान में तो इस वक्त रहमान जो बिजली ले रहे हैं घर पे वो 15 से 18 सेंट की ले रहे हैं। तो फिर कैसे 15 सेंट, क्या उसका बोझ पड़ेगा फिजिकल पे? सो आईएमएफ आपको पूछ सकता है, ये आपका सवाल दुरुस्त है, आईएमएफ पूछ सकता है कि आप फिर कैसे देंगे 5 सेंट की बिजली?
ये सारी चीजों का भी तयन होने वाला है। क्रिप्टो कोई नॉवेल्टी नहीं है। क्रिप्टो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसको इजरा हुए हुए आज से 15-20 साल हो गए हैं। 2007-8 में ये सारा सिस्टम शुरू हुआ था। ये एक ओपन स्टैक है जिसमें सबका डेटा पड़ा हुआ है, उसमें बिटकॉइन और बाकी कुछ करेंसीज हैं। ये करेंसी का नाम इस तरह लिया जाता है जैसे इससे जाके आपने चाय खरीदनी है। ये ऐसा नहीं है कि आपने चाय खरीदनी है। इसका मतलब ये है कि मैं और रहमान कहीं हमारा डेटा पड़ा हुआ है, ये ओपन सोर्स डेटा है। हम फौरी तौर पे आपस में एक बिटकॉइन के जरिए एक ये जो तरीका है अपने पैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। ये रेमिटेंसेस के लिए फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में एक क्विक एक्सेस दे, so you have to अभी इस पे जैसे आपको लगता है लेकिन डॉक्टर खाकान आपको लगता है कि ये जो इकोसिस्टम इसके लिए मौजूद होना चाहिए, जिस तरह से एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो एक प्री रिक्विजिट है, आपके ख्याल में वो इकोसिस्टम पाकिस्तान में मौजूद है और फिर इसका फायदा या हमारी इकोनॉमी के लिए ये सिग्निफिकेंट होगा? अभी तो हमने रिकग्नाइज ही नहीं ना किया। देखिए ना, अभी ये क्या कह रहे हैं, ये भी कहना कि हमने इसको बैन किया हुआ है गलत है। हमने तो कोई रिकग्निशन ही नहीं की हुई इसको। सेंट्रल बैंक ने भी और अथॉरिटीज ने भी उस दिन यही कहा है कि जी अभी इसको रिकग्नाइज करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनेगा। उस फ्रेमवर्क के तहत कितनी रिकग्निशन होती है, क्या क्या अलाउंस होती है, क्या चीजें हम करने देते हैं, ये सब चीजें होनी है, क्या ट्रेड अलाउ करते हैं, फिर ये सारा कुछ डिटर्मिन हो सकता है कि अथॉरिटीज क्या करती हैं। मैंने कहा इसका रेमिटेंसेस में एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू जरूर है, मैं समझ सकता हूं इवेंचुअली जैसे गोल्ड में लोग स्टोर करते हैं, ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू बन सकती है। पर ऑन द डाउन साइड चूंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो इवॉल्विंग है और कोई भी नई टेक्नोलॉजी को इवॉल्व होते हुए साल साल लग जाते हैं, तो जो कई बड़े इन्वेस्टर हैं दुनिया के वो इससे बहुत वेरी हैं, वो अनकंफर्टेबल हैं। दूसरी तरफ जो यंगर लोग हैं में बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं बिकॉज गोल्ड को कैरी करना बड़ा मुश्किल है। सो इट्स अ मच क्विकर सिस्टम एंड इट्स एन ओपन सिस्टम। लेकिन डॉक्टर खाकानी जी, ये जो स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने का ये कहा गया है, इससे इसका इकोनॉमी के साथ क्या लिंक है और क्या इसका मकसद हो सकता है? So these kinds of things you have to do very carefully, right? कि आप अपना strategic reserve बनाते हैं, जाकर के आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, बिकॉज ये volatile currency है। क्या आप वाकई ये करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, इसमें तो बड़ा आपको रिसर्च, तहकीक और क्या परसेंटेज आप डालना चाहते हैं इसमें अपने रिजर्व्स बनाने की। मसलन ने $500 मिलियन का मेरा ख्याल है मिडल ईस्ट में बिटकॉइन जो है उसमें इन्वेस्ट किया है। सो अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी में सिर्फ $500 मिलियन किया तो आपको भी सीरियसली सोचना पड़ेगा कि आप कितना करना चाहते हैं, क्या रिस्क्स हैं। सो ये सारा काम, जैसे मैं कहता हूं कि आई थिंक वो जो बिफोर द कार्ट वो हॉर्स वाली बात है ना, यू हैव टू रियली develop this whole ecosystem, regulatory system, policy systems, फिर सी के मतलब प्राइवेट सेक्टर को माइनिंग अगर करना चाहता है तो वो आए, वो पाकिस्तान में करे जरूर। गवर्नमेंट को भी इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है। आई थिंक दैट्स वेयर वी स्टैंड। जब डॉक्टर राइट और डॉक्टर खाकान जी, महंगाई के हवाले से आने वाले ये, क्योंकि आम आदमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 7.5 जो है वो इन्फ्लेशन का रेट जो है वो कहा जा रहा है, तो ये सिंगल डिजिट में, लेकिन ये जो करंट ईयर गुजरा है इसके मुकाबले में ये ज्यादा है। इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? क्या इकोनॉमी ग्रो कर रही है? लोग तो चाहते हैं ये महंगाई की शरह और नीचे आए, चीजें सस्ती हों। एक तो मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए महंगाई तो हो रही है, पर महंगाई की बढ़ने की शरह में बहुत खातिर खा कमी आ गई है पाकिस्तान में, उम्मीद से ज्यादा आ गई है। इस साल 5 से 7% और अगले साल आपने सही जिक्र किया कि एक उम्मीद है कि 7.5% कीमतें बढ़ेंगी। ये एक अच्छी चीज है। एक तो बेस इफेक्ट खत्म हो गया कि पिछले साल अगर अगर 20-25% महंगाई हुई थी तो उसके ऊपर जाके 6-7% इस साल हुई है। पर जो अगला साल है उसमें तो जो बेस इफेक्ट है वो चला गया, क्योंकि इस साल तो 7% महंगाई हुई है। तो एक तो बेस इफेक्ट का खत्म होने की थोड़ा सा महंगाई का अपटिक है, फिर इकोनॉमी थोड़ी सी तो खुलेगी ना। अगर 22% का पॉलिसी रेट 11% पर आया है तो रहमान भाई आप हो सकता है कोई फैक्ट्री लगाएं, आप गाड़ी खरीदें। सो थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब पिक करेगी, डिमांड पिक करेगी, बिजली की कीमत में कमी आई है, ये सब चीजों को देखते हुए फिर यह है कि थोड़ा सा अब रुपी भी मूव किया है। देखिए ना, 278 279 की बजाय अगर रुपी 282 283 यहाँ पे मूव करता है तो थोड़ी सी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी आएगी। इन सब चीजों को देखते हुए एक मैक्रो स्टेबिलिटी में इन्फ्लेशन अगर 7-7.5% हो,
रहमान भाई की सैलरी एक्सप्रेस चैनल अगले साल अगर 10% बढ़ा देता है तो देन आपकी रियल बाइंग पावर बढ़ जाएगी। अल्लाह करे। गुड इकोनॉमिक मैनेजमेंट, गुड इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो हम 1-2 साल करते रहे तो आपकी सैलरी 10% 3 साल बढ़े, पर इकोनॉमी की में इन्फ्लेशन 7-7.5 ही रहे, देन रियल परचेजिंग पावर 2-3 साल में जाके आप कैचअप कर पाएंगे जो आपने लूज की थी। आई थिंक दिस इज हाउ द इकोनॉमी विल बी मैनेज। आखिरी बात ये कहूं कि ये बजट इतना इन्फ्लेशनरी नहीं होगा, एक्सपेंडिचर कंट्रोल्ड होंगे, ओवरऑल महंगाई यानी कि कीमतों के बढ़ने की में एक कंट्रोल रहेगा, बिजली की कीमत पे भी ऐसी तब्दीली नहीं आएगी, गैस की कीमत पे भी कोई खातिर खा नहीं आएगी। आई थिंक द वर्स्ट बाउट ऑफ इन्फ्लेशन इज ओवर। सो के बहुत रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट जो है दे सके। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान ने जी, बड़ी तफसील के साथ वो बजट से जुड़े मामला पर जो है वो उन्होंने बात की, उनको एक्सप्लेन किया। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।